संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा, उसे संविधान द्वारा भी उपचारित कर दिया गया है। संविधान में उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी कर दी गई है एक आर्टिकल। इसलिए इसे जो है संविधान का हृदय या आत्मा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। और प्रस्तावना जो है कभी कभी पूछ लेता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रीढ़ क्या है, ठीक है। कभी कभी पूछा नहीं गया है, मतलब कहा जाता है वो आर्टिकल जो है 19 आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो है वो बैकबोन भी कहा जाता है संविधान की वो इम्पॉर्टेंट जो है स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति। तो इस तरीके से आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मौलिक अधिकार का समाप्त होता है, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाने वाला और सबसे अधिक टिपिकल जो है पार्ट यही है। यदि बात 3 पार्ट 3 आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है, समझने के बाद इसलिए आर्टिकल्स को रटने पड़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल के नाम से ही आता है, मिलान करिए जो है आर्टिकल 32, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, उसके बाद जिनके समक्ष समता या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मिलान करिए, यही क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक। तो ये अच्छी तरीके से इसे रट लेना है आर्टिकल वाइज, और आर्टिकल वाइज आप सबको इसीलिए लिखाया गया है और अच्छी तरीके से समझा भी दिया गया है कि रटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 1-2 बार आप जो है कापी से रीडिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो अंगुलियों पर जो है ये सारे के सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो इसके साथ लापरवाही नहीं करनी है, इस पार्ट के साथ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चन मौलिक अधिकारों में आर्टिकल के अलावा पूछ लिए जाते हैं, इसको आइए देखते हैं। इसमें से कुछ मौलिक अधिकार 14 से जो है 32 तक जो मौलिक अधिकारों की लिस्ट दी गई है जो है, इसमें से केवल कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। जैसे नागरिक और विदेशी लोग भी रहते हैं इंडिया में, जो है बाहर के भी लोग रहते हैं जिनको हमारे यहाँ की भारत की नागरिकता नहीं है, विविध कारणों से टहलने घूमने पर्यटन से आए हुए हैं, या बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं बाहर के लोग यहाँ पर जो है यहाँ की कंपनियों फैक्ट्रियों में जो है, या यहाँ के दूतावास में जो है, तो हमारे नागरिक नहीं हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं। तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो है जो केवल नागरिकों को हमारे प्राप्त हैं, उन लोगों को बाहरी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है, ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल कौन है? केवल भारतीय नागरिकों या केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। यहाँ लिख लीजिए विदेशियों को नहीं, विदेशी व्यक्तियों को नहीं, मतलब जो हमारे यहाँ आए हैं। जो विदेशी व्यक्ति नहीं है, कौन कौन से आर्टिकल है आप? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 30 ये केवल हमारे नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं। आर्टिकल 15 जो है धर्म जाति के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लोक नियोजन के अवसर पर स्वतंत्रता, सरकारी नौकरी पाने के लिए स्वतंत्रता, 29 की शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और सारे अधिकार समान रूप से विदेशियों को भी प्राप्त हैं। लेकिन विदेशियों में शत्रु देश के नागरिक भारत या चाइना के लोगों को नहीं प्राप्त है। वो हमारा शत्रु देश है, हमारा उनसे युद्ध हो चुका है भारत और चाइना से, तो शत्रु देश के नागरिकों को नहीं प्राप्त है। कुछ नागरिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त हैं और कुछ नागरिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। कुछ नागरिक अधिकार मतलब व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध मुझे प्राप्त हैं जो है, और कुछ बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं जो है जो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त
प्राप्त हैं। जैसे धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद। आपके साथ जो है सार्वजनिक प्लेस पर जाइए, सड़क पर जाइए, दुकान पर जाइए या होटल में जाइए, तो होटल वाला व्यक्ति जो है आपको मना नहीं कर सकता है जो है कि आप जो है मतलब नीची जाति के हैं, जो है दलित हैं, जो है आप बाहर जाइए, हमारे होटल में अलाउ नहीं है जो है। तो ये किसके विरुद्ध प्राप्त हुआ? उस व्यक्ति के विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त है। वो व्यक्ति आपको रोक रहा है ना, तो ये व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त है वो है। लेकिन जैसे विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण या लोक नियोजन कौन करता है? राज्य करता है ना। लोक पद पर जो है राज्य जो है नौकरी देता है, तो राज्य विभेद नहीं करेगा। तो ये अधिकार आपको किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन आदि करने का से कौन रोकता है? जो है राज्य ही रोक सकता है जो है। तो राज्य के मतलब विरुद्ध प्राप्त है। तो इसका मतलब नागरिक अधिकार की ये विशेषताएं हैं कि कुछ नागरिक अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध, नहीं बहुत सारे अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, और कुछ मौलिक अधिकार जो है हमें व्यक्तियों के भी विरुद्ध प्राप्त है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट ना? व्यक्ति जो है विभेद करता है आपसे, तो वो व्यक्ति के विरुद्ध। और व्यक्ति कैसे विभेद कर सकता है? ये सब सार्वजनिक प्लेस पर न जाने दे करके आपकी स्वतंत्रता को बाधित करे, या अपराधों के लिए दोषित गिरफ्तारी और निषेध ये सब राज्य ही करेगा ना। तो राज्य के विरुद्ध ये अधिकार आपको प्राप्त है। तो बहुत सारे जो है राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, और कुछ जो है नागरिकों की, जैसे धर्म का प्रचार प्रसार करना। यदि हिंदू धर्मावलंबी जो है मतलब अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूजा पाठ सार्वजनिक प्लेस पर जो है, तो यदि कोई दूसरे संप्रदाय के लोग मतलब रोकते हैं, तो व्यक्ति के विरुद्ध आपको प्राप्त हुआ जो है। उस व्यक्ति को बैन कर दिया जाएगा कि इनके खिलाफ ऐसा व्यवहार न करो, इन्हें जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध हैं, और बहुत सारे मौलिक अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध, शासन सत्ता के विरुद्ध हमें प्राप्त है जो है। तो इसकी प्रकृति जो है मतलब ये राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ जो है प्राप्त है। और दूसरा, कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं और कुछ सकारात्मक है। नकारात्मक बहुत सारे हैं, सकारात्मक कम है। ठीक है, नकारात्मक मतलब जहाँ निगेटिव हो जो है, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण। राज्य विधि को लागू करने में सभी नागरिकों में विभेद नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा जो है। तो ये निगेटिव हो गया ना, विभेद नहीं करेगा, ये निगेटिव हो गया जो है। नहीं सकता है मतलब ना करने के लिए जो है राज्य को कहा जा रहा है, तो ये नकारात्मक है जो है। धर्म को प्रचार प्रसार मानने अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, मतलब राज्य ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा। तो राज्य को कार्य करने के लिए कहा जा रहा है ना, कार्य को दिया जा रहा है राज्य को, और यहाँ कार्य से रोका जा रहा है, विभेद ना करो जो है। ठीक है, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दो, वाद एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दीजिए जो है। ठीक है, जैसे नहीं वाद एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, स्वतंत्रता होगी जो है। या संगम या संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी। तो ये सारे जो है क्या है, पॉजिटिव हैं, और नेगेटिव जहाँ राज्य को रोका जाए जो है। ठीक है, मतलब जैसे धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में जो है राज्य अनुदान देने में विभेद नहीं करेगा जो है, धर्म या भाषा के आधार पर जो है, या शिक्षण संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं करेगा जो है बच्चे को जो है। ठीक है, तो ये सब जहाँ जहाँ नहीं है जो है, मतलब ये पूछा नहीं जाता है, मतलब दोनों ही कैरेक्टर हैं जो है, नकारात्मक भी हैं और सकारात्मक मतलब अधिकार है जो है। तो नकारात्मक जो मौलिक अधिकार राज्य को कृत्य करने से रोकते हैं जो है। ठीक है, और सकारात्मक वो है जो मतलब राज्य को कुछ कार्य देते हैं जो है। ठीक, समझ में आया ना? यस सर। राज्य को कार्य देते हैं जो है। तो बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, तो इसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। तो ये निगेटिव पॉजिटिव समझ लीजिएगा। ये कौन से अधिकार निगेटिव पॉजिटिव ये नहीं पूछा जाता है। कौन से अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध हैं और राज्य के विरुद्ध हैं, ये भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है, ये याद करना जरूरी है। 15, 16, 19, 29, 30 जो है केवल हमारे देश के नागरिक को प्राप्त है। शेष मौलिक अधिकार चाहे नागरिक हो या ना हो, विदेश के भी लोग पर्यटन पर आए हुए हों, उनको भी प्राप्त होगा। ठीक
ठीक है। अब मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताएं हैं, लिखिए ये वाला लिख लीजिएगा। हो गया सर। केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। शेष मौलिक अधिकार जो है सभी को प्राप्त है। भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जो है भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। फिर लिखिए मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या होंगी। मौलिक अधिकार की विशेषताएं, न्यायिक पुनरावलोकन, लोकन की व्यवस्था, ये कुछ नहीं है, केवल लिख लीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन आप लोग समझते हैं, जो है काफी समझाया गया है कि यदि कोई संसद या सरकार जो है ऐसा अधिनियम या नियम बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उसकी न्यायालय द्वारा समीक्षा हो सकती है, ठीक है। और यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो, तो उसको जीरो घोषित कर दिया जाएगा। संविधान संशोधन की बात छोड़िए, 368 के तहत यदि किया जाता है तो छूट है। यदि मतलब साधारण ढंग से संसद या जो है सरकार कोई ऐसा विधान बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण या कम कर रही हो, जो है तो उनकी न्यायिक समीक्षा होती है, जो है न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्यायालय द्वारा अवलोकन किया जाता है, उसका जो है अवलोकन किया जा सकता है उस विधि को। और यदि जो है ऐसी स्थिति रहती है वो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है वो नियमावली, तो जीरो न्यायालय द्वारा घोषित कर दी जाएगी। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, मान लीजिए संसद कोई बिल बनाती है, ठीक है, उसके बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे पार्ट ओपन है, ओपन दो, कोई कानून बनाई ओपन 3, ओपन 4, तो किसी भी बिल का यदि ऐसा बिल बनाती है जिसका कोई पार्ट जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, सभी पार्ट नहीं, मतलब जो पूरी विधि बनाई गई है वो सारी की सारी जो है मतलब उसके बातें जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रही हैं, जो है केवल जो है एक बात जो है मान लीजिए चौथा पार्ट उसका जो है या चौथी नियमावली जो है किसी विधि की कई नियमावली 1, नियमावली 2, नियमावली 3, नियमावली 4 जो है ये उस विधि में है, और केवल चौथी नियमावली मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, जो है और शेष तीनों जो है मौलिक अधिकार से रिलेटेड नहीं है, जो है मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो केवल जो है चौथी हस्तक्षेप कर रही है मौलिक अधिकार का, तो ये क्या कर दिया जाएगा, ये पृथक कर दिया जाएगा, ठीक है, और पृथक करके इसे जीरो हो जाएगा, ये जीरो घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये तीनों जो है नियमावलियां जो है वैलिड रहेंगी, क्योंकि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रही है उसके वो पार्ट। तो जो पार्ट जो है किसी विधान का यदि संसद बनाती है या सरकार गवर्नमेंट बना रही है जो है, तो उसका वही पार्ट केवल जो है जीरो घोषित किया जाएगा, जो है जो मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप कर रहा है। शेष पार्ट विद्यमान्य होंगे भाई, शेष पार्ट जो है जब वो हस्तक्षेप ही नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, वो जो है हम तो केवल मौलिक अधिकार को देख रहे हैं, जो है तो मतलब पृथक किया जाता है, जो है पृथक कर लिया जाता है। ये नहीं कि पृथक नहीं होगा, जो है थोड़ा सा मतलब काटना है, जो है तो सबको जो है काट दीजिए, जो कटिंग करने लायक है, अलग होने लायक है, उसी को ही केवल निकालना जाएगा। तो लिखिए इसमें यदि सरकार या विधायिका, यदि कार्यपालिका या विधायिका कोई ऐसी विधि बनाती है जिसका कोई भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है,
तो न्यायपालिका द्वारा संपूर्ण विधि को शून्य न करके उस विधि के उसी भाग को पृथक करके शून्य कर दिया जाता है, जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। ठीक, समझ में आया ना? केवल वही पार्ट की कटिंग हो जाएगी। आपको जो है दाल चावल रोटी सब्जी मिला खाने के लिए, जो है चटनी मिला, तो मान लीजिए चटनी नहीं पसंद है, तो इसका मतलब नहीं कि पूरा थाली जो है केवल चटनी को निकाल करके और सारा खा लीजिए और सारा बैठे, ठीक है? तो न्यायपालिका केवल फिर लिखिए भूतलक्षी प्रभाव का ना होना, भूतलक्षी प्रभाव का ना होना। मौलिक अधिकार, जो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा, जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गए, ठीक है? उसका उल्लंघन नहीं हो सकता है, जो है। तो मान लीजिए कोई मुकदमा चल रहा है 1950 के पहले का, जो है, क्या ऐसा समझिए चलिए 26 जनवरी 1950 के पहले कोई मुकदमा आपका जिसमें गवर्नमेंट ने, जो है, आप मुस्लिम धर्म के हैं इसलिए, या आप क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, ठीक है? तो आपको कोई फार्म निकला, जो है, तो ईसाई लोग, जो है, नहीं भर सकते हैं। ईसाई लोग प्रतिबंधित हैं इस फार्म को अप्लाई करने के लिए। किसी विभाग का फार्म निकला, जो है 1948 में, ठीक है? तो आपने, जो है, वाद दाखिल कर दिया, जो है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि हम पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो है, मतलब लगाया गया था कि, जो है, ईसाई लोग, जो है, प्रतिबंधित हैं इस नौकरी के लिए, वो फार्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो है। तो ऐसा हमारे साथ विभेद किया गया, जबकि मौलिक अधिकार में ये है कि धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर नियोजन में, जो है, विभेद नहीं किया गया है। और हमारे साथ विभेद कर दिया गया, हमें, जो है, नौकरी नहीं मिल पाई, जबकि हम सर्वथा योग्य थे उस नौकरी को पाने के लिए। यदि ये आर्टिकल ना होता, तो ये प्रावधान ना किया गया होता, ना रोका गया होता, तो हम नौकरी प्राप्त कर लिए होते। तो ठीक है, तो इस मौलिक अधिकार का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है, मतलब ये अप्लाई पहले से नहीं हो जाएगा, जो है। ये 26 जनवरी 1950 को तो बनाना, जो है, ये तो, और उसके कुछ दिन बाद, जो है, संसद कानून बनाएगी, उसके अनुसार अधिनियम बनाएगी, ठीक है? लागू हो तो हो गया, तो तत्काल, जो है, सारे अधिनियम बन तो नहीं गए ना संसद द्वारा, है? जैसे अस्पृश्यता का निषेध किया जाता है, संविधान में लिख दिया गया, जो है, लेकिन वो अप्लाई कब होगा? जब कानून बनेगा, जो है, अस्पृश्यता प्रतिषेध अधिनियम बनेगा, जो है। ये बधुआ मजदूरी मतलब प्रतिबंधित किया जाता है, जो है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध संविधान के आर्टिकल 23 में तो लिख दिया गया, जो है, लेकिन वो कब, जो है, लागू होगा? जब उसके अनुसार अधिनियम बनाएगा, बाल मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम जब बनेगा, जो है, तब उस पर कार्यवाही होगी, जो है, ठीक है? तो ये पहले से, इसका भूत मतलब पहले ये प्रभावी नहीं होता, पहले ही नहीं लागू हो जाता है, जो है, ठीक है? तो 26 जनवरी 1950 के पहले लागू हो, ये तो बना ही नहीं था उसके पहले, जो है,
तो बना ही नहीं था। और इस समय की आप बात कर रहे हो जो है, तो जब ये विधान है ही नहीं है जो है, ये इस समय बना, अभी इसका जजमेंट नहीं आया है। इसका जजमेंट जो है 1955 में आया, ठीक है। जज ने जो है डिसीजन दिया कि इस समय जो है मौलिक अधिकार नहीं था, तो ये कहेंगे 26 जनवरी 1950 में तो बना, तो ये कहेंगे कि ये संविधान में लिखा हुआ है कि इसका भूत लक्षी प्रभाव नहीं होता है, मतलब जब ये बना है तभी से लागू होगा जो है, ठीक है। तो 1950 का मैटर है जो है, तो उसमें गवर्नमेंट विधेयक कर दी, तो कोई जो है इसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है जो है। तो भूत लक्षी मतलब पहले से नहीं लागू होगा जो है, जो पहले के लिए पहले विधि है वो लागू रहेगी। ये नहीं कि आपको न्याय मिल जाएगा कि हाँ जो है योग्य थे जो है इनको नौकरी में फार्म भरने देना चाहिए और पुनः अवसर दिया जाए, इनको नौकरी में कहीं एडमिट किया जाए जो है, तो ये बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस मौलिक अधिकारों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है जो है। जिस दिन लागू होता है उसी दिन से ये कार्य करना शुरू होता है। तो ये जो है मौलिक अधिकार धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विधिकार 26 जनवरी 1950 में आया, तो इस केस पर ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब भूत में जाकर के जो है, पहले जाकर के ये अप्लाई नहीं होगा जो है। तो समझ में आया? यस सर। और अगला है जो है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत लिख लीजिए। आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादित करना मतलब ढक देना जो है। आच्छादन, बादल आच्छादित है मतलब पूरा बादल छाया हो गया। आच्छादन का सिद्धांत क्या है? जो मौलिक अधिकार हैं उन पर जो है आच्छादन का विशेषताओं से युक्त है वो जो है। जी मान लीजिए एक नियम था, उस समय नियम था कि क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग जो है प्रतिबंधित हैं, मतलब फार्म भरने के लिए, ठीक है। ईसाई लोग प्रतिबंधित हैं, तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो है ये विधि जो है जीरो नहीं हुई, जीरो नहीं है। ये विधि जो है अब भी लागू है, अब भी चल रहा है। ये विधि जो है क्या किया गया है, इसे ढक दिया गया है जो है, मतलब जीरो नहीं हुआ है। जैसे निष्क्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत सुषुप्त, जागृत ज्वालामुखी, तो सुषुप्त हो गया है जो है। उस विधि कोई कटिंग नहीं होती जाती है कि इस विधि को समाप्त कर दिया गया है। हो सकता है कभी आवश्यकता पड़े, पहले ये विधि विधान था जो है, तो कोई परिस्थिति होगी, कोई आवश्यकता होगी, तभी ये विधि विधान लागू किया गया था। तो हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि वो विधि जो है फिर लागू किया जा सके जो है, उसको जगा दिया जाए है। तो इस समय जो है वो सुषुप्त अवस्था में है, तो ये विधि को समाप्त नहीं किया जाता है। जो पहले की विधियां हैं और मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं, जो ये मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं इस समय जो है, जो ये पहले की विधि है, ईसाई लोगों को जो है लोक नियोजन में अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा, ये तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है सीधे सीधे जो है, ठीक है। तो इसको समाप्त कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो इतना रियायत, मतलब इसका इतना सम्मान किया गया है जो है कि एकदम से जो है जलील करके नहीं निकाल दिया गया है संविधान से कि जो कर दिया गया है, बल्कि इसको ढक दिया गया है जो है कि आप सोते रहो जो है। हो सकता है जब कभी आवश्यकता हो तो कुंभकर्ण को जो है लड़ाई करने के लिए संविधान लिख लीजिए। ऐसी विधियां जो संविधान लागू होने के पूर्व की हैं, जो संविधान लागू होने के पूर्व की हैं, तथा वह वर्तमान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, या उससे असंगत हैं, तो उन विधियों को शून्य नहीं किया गया है, बल्कि उसे निष्क्रिय या आच्छादित कर दिया गया है।
बल्कि उन्हें निष्क्रिय या आच्छादित कर दिया गया है। ठीक, तो आप ये सारे समझ गए, न्यायिक पुनरावलोकन समझ गए। यदि कोई विधि जो है बनाई जाती है जो है साधारण ढंग से विधायिका या कार्यपालिका द्वारा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही हो, तो न्यायालय जो है शीर्ष न्यायालय उसकी समीक्षा करती है और जो है उल्लंघन यदि पाती है तो उसे 0 देती है। पृथक्करण यदि का सिद्धांत, यदि कोई ऐसा विधान बनाया जाता है जिसके कई पार्ट हैं और कुछ ही पार्ट या कुछ ही अंश जो है मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों को टच कर रहे हैं, तो उस विधि को अलग करके उसे ही 0 कर दिया जाएगा। उस पार्ट को, शेष जो है पार्ट प्रभावी से लागू होंगे, क्योंकि वो मौलिक अधिकार को टच नहीं कर रहे, उसको पृथक कर लिया जाएगा। मतलब आसानी से पृथक किया जा सकता है, सब्जी को थाली में से पृथक किया जा सकता है जो है। और यदि एक ही विधि है, केवल दाल ही दाल जो है, तो दाल को आप जो है उसमें पार्ट होते नहीं हैं, तो जब पार्ट नहीं है तो पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि पृथक कर देने लायक है, कई पार्ट हैं उसमें, तो केवल वही पृथक कर लिया जाएगा। भूतलक्षी प्रभाव का ना होना जो है, पहले से लागू विधियों पर जो है जो मुकदमा चल रहा है, पहले का मुकदमा है, तो उस पर पहले का विधान लागू होगा, आज का विधान नहीं लागू होगा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तब आपके मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की है, तो उस समय के विधि विधान के अनुसार आपके साथ न्याय होगा। तो इसका जो है ये पहले की डेट में प्रभावी नहीं होता, पिछले डेट में ये प्रभावी नहीं होगा जो है, ठीक है। तो इस केस पर जो है ये नहीं जाएंगे पीछे जो है इतिहास में जो है कि इतिहास में केस चल रहा है, हमारी स्थापना हो गई है, अब हम चलते हैं लाठी डंडा लेकर के जो है, नहीं, जो उस समय विधि थी वो वही अप्लाई होगी आप पर। आपको नौकरी का अवसर नहीं दिया गया, उस समय की विधि थी जो है वो भले आज निर्णय आ रहा है, वही विधि के अनुसार निर्णय होगा जो है। ये भूत में जा करके इतिहास में नहीं जाएंगे मौलिक अधिकार के अधिनियम, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? आच्छादन का सिद्धांत, जो पहले की विधियां चली आ रही हैं जो है उनके साथ जो है ऐसा व्यवहार किया गया है जो है, मतलब पूर्ण रूप से उपेक्षा का व्यवहार नहीं किया गया जो है, वो हमारे विधि विधान कार्यपालिका विधायिका का के द्वारा बनाए गए थे जो है, तो उनका इतना सम्मान किया गया है कि ठीक है आप उल्लंघन कर रहे हैं मौलिक अधिकार का जो है, लेकिन कार्यपालिका विधायिका द्वारा आप निर्मित हैं, तो आपका इतना सम्मान किया जाता है कि आपको निष्क्रिय कर दिया जाता है, ठीक है। जब आवश्यकता पड़ेगी तब बुला लिया जाएगा, अभी निष्क्रिय रहेंगे आप जो है, मतलब 0 घोषित नहीं किया जाएगा। वो बनी हुई हैं विधियाँ, सोई हुई हैं निष्क्रिय अवस्था में। और तो कोई बात मौलिक अधिकार में है नहीं, बस इतना सारा बहुत है मौलिक अधिकार। हाँ, लिख लीजिए जो है सर्वाधिक व्यापक मौलिक अधिकार, मतलब दुनिया का सबसे अधिक व्यापक जो है वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का भारत के संविधान में। इतना मतलब विशद वर्णन और इतना महत्वपूर्ण कि उल्लंघन भी ना होने पाए, उसी जो है पार्ट में उसी अधिकारों के तहत ही उसकी व्यवस्था जो है संविधान ने ही कर दिया है कि इसका उल्लंघन ना होने पाए। तो ऐसा विशद वर्णन और रक्षा जो है कहीं के संविधान में नहीं है मौलिक अधिकारों की। हाँ बताइए आप। बहुत अच्छी जो मौलिक अधिकार है इसको लेकर पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है, क्या चीज कोर्ट तक जा सकता है। बहुत लक्षित तो मौलिक अधिकार है ही नहीं है कोई जो है कि पहले रहे हो। आपकी बात क्या कहना चाहते का नहीं बात जो बताएं जो भूत मतलब इसका भूत लक्षी प्रभाव नहीं होता है, मतलब कि ये पहले की डेट में नहीं जा करके, पहले की डेट में मान लीजिए आपके सरकार का उल्लंघन हुआ, ठीक है, कि आप ईसाई हो, ठीक है, और 1950 में 1948 में वैकेंसी निकली थी जो है, तो आप इसको ये उस समय नियम बना दिया गया था, ये विधान बना दिया गया था कि ये फार्म ईसाई लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन ये किस समय निकल जाए जो है ये वैकेंसी जो है, तो ये आप मुकदमा वाद दायर कर दीजिए जो है, तो आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा
कि इनको फॉर्म अप्लाई करने दिया जाए, क्योंकि इस समय मौलिक अधिकार लागू है जो है, और उस समय ये अधिकार नहीं लागू हुआ था ना, है, तो ये कोर्ट में नहीं जाएगा, मतलब पढ़ने की डेट में ये नहीं जाएगा पीछे की डेट में। भाई जब किसी चीज का निर्माण होगा तभी से तो वो लागू होगा जो है। बच्चा हुआ जो है, पैदा हुआ तभी से मतलब वो कार्य उसका जो है जीवन शुरू होगा ना, है कि पहले जो है उसके बारे में वर्णन होगा, वो मतलब कोई कार्य करेगा जो है। तो पहले जा करके जब उसका उत्पत्ति ही नहीं हुई थी जो है, जब उस विधान की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, तो इस विधान के अनुसार कोर्टों न्याय होगा जो है। आज जजमेंट देना है कोर्ट को, आज जजमेंट दे रहा है। जैसे आज कौन सी डेट है, 15 नवंबर को जो है, तो मामला यही है। बहुत सालों तक मामला लटका आया जो है, बहुत सालों तक। अभी देखिए राजीव गांधी वाला मामला कितने दिनों तक लटका जो है। 1991 में जो है राजीव गांधी की जो है मर्डर हुआ था जो है, और अभी मतलब छूटे हैं जो है 2-4 दिन बाद, मतलब कितने दिनों तक कोर्ट का जो है फाइनल रिपोर्ट आया, फाइनल जजमेंट आया। तो मान लीजिए उस समय आप नौकरी नहीं पाए जो है, ठीक है, और अभी तक नहीं, और आज जजमेंट आ रहा है, ठीक है। तो जजमेंट इसके अनुसार नहीं आएगा है, उस समय वो वैलिड है, ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है। गवर्नमेंट ने नियम बनाया था वही लागू होगा, ये जाकर के आपका बचाव नहीं कर लेगा, डिसीजन इस कानून के अनुसार नहीं देगा जो है आज, क्योंकि ये तो 26 जनवरी 1950 के बाद आया। हाँ, यदि आपका जो है मैटर 1952 का, 53 का, 54 का होगा जो है, तो आपको वो दे देगा कि विभेद क्यों किए जो है, आपने गलत किया जो है, क्योंकि सभी धर्मों के लोगों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 के तहत प्रदान की गई है। लेकिन ये आर्टिकल उस समय नहीं जाएगा जो है, समझे, मतलब पहले की डेट में जब इसका निर्माण ही नहीं हुआ था जो है, तब वो नहीं काम करेगा जो है, भले ही आज डिसीजन आ रहा हो जो है। यही तो बताया गया था। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो है, तो उस समय जिस समय अपराध किया है जो है, उस समय की विधि का उल्लंघन किया हो जो है, तभी वो दोषी होगा जो है। ये नहीं कि बाद की विधि जो है वो बाद में विधि लागू हुआ है, यदि उस समय विधि में केवल 5 साल की सजा है जो है, तो 5 साल की सजा होगी। भले ही जो है आपको जो है मतलब मर्डर करने के लिए जो है फांसी की सजा है, मतलब जज के अनुसार, जज जैसी परिस्थितियां देखता है, लेकिन उस समय ये नहीं थी। तो आज डिसीजन आए, उस समय की घटना है जो है, तो आज का नहीं लागू होगा, ठीक है। तो जिस दिन ये मौलिक अधिकार प्रभावी हुए जो है, उसी दिन से इनका जो है कार्य करेंगे, उसके पहले के मामलों में ये कार्य नहीं करेंगे। भूत लक्षी प्रभाव नहीं है जो है कि पहले जा करके मतलब भूत के तरीके से चले जाएं जो है। अब आता है आपका जो है इम्पॉर्टेंट आगे जो है नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी। ये कौन सा भाग है? भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 हुआ था, 36 से 51। 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब निर्देशक सिद्धांत ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के लिए। तो इसे नीति निर्देशक तत्व कहा गया, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहा गया। तो देखिए अब नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है ये मतलब कुछ निर्देश प्रदान किए गए हैं, राज्य के लिए कुछ निर्देश प्रदान किए गए हैं कि राज्य को इस तरीके से काम करना चाहिए, काम करने का वो राज्य जो है प्रयास करे जो है, यदि उसके पास संसाधन हो जो है, तो इस प्रकार का कार्य वो करे तो अच्छा रहेगा जो है। यदि नहीं करता है तो चलिए कोई बात नहीं जो है, लेकिन जो है संविधान ने एक डायरेक्शन दे दिया है कि राज्य को इस तरीके से कार्य करना चाहिए। वही डायरेक्शन कौन कौन से डायरेक्शन दिया है जो है सुशासन के लिए, अच्छा शासन लाने के लिए जो है। तो अच्छा शासन लाने के लिए कौन कौन से पॉइंट जो है, कौन कौन से तरीके संविधान ने सुझाए हैं जो है, वो आर्टिकल आपके 36 से 51 में रखा गया है जो है।
भले ही राज्य कार्य नहीं कर पा रही, मतलब ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं है जो है, जबकि मौलिक अधिकारों का चैप्टर भाग 3 जो है राज्य के लिए बाध्यकारी था जो है, यदि उसे राज्य लागू नहीं कर रहा है तो शीर्ष न्यायपालिका अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए जो है वो लागू करवा देगी जो है। राज्य की बाध्यता है उसे लागू करना जो है, चाहे संसाधन हो या ना हो, वो आपके जो है जीवन के लिए मूलभूत अधिकार हैं जो है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है जो है। लेकिन आर्टिकल 36 से 51 जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें बहुत अच्छी बातें कही गई हैं राज्य के लिए कि आप ऐसा करिए जो है। यदि वो नहीं कर पाता है, उसके पास संसाधन नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रयास करना चाहिए राज्य को। ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो लिखिए, लिख लीजिए भाग 4 एपीएसपी नीति निर्देशक तक अनुच्छेद 36 से 51 तक। देखिए, सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए तथा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु संविधान द्वारा राज्य को संविधान द्वारा राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं। यही नीति निर्देशक तत्व है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मतलब लागू करना, प्रवर्तन में लाना। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन विधि निर्माण के लिए कार्यपालिका या विधायिका को इन निर्देशक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी कल्याणकारी शासन व्यवस्था के लिए मूलभूत हैं। फिर नीचे की पॉइंट से लिखिए, संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात कही गई है, वे सभी मुख्यतः नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए,
पहले ही बताया गया था कि संविधान की प्रस्तावना जो है पूरे संविधान की कुंजी है। मतलब उस ताले को खोल दीजिए, प्रस्तावना को खोल दीजिए जो है, तो पूरा का पूरा संविधान आपको दिख जाएगा। जैसे ताला खोलने पर पूरा कमरा आप देखते हैं, तो उस मतलब प्रस्तावना को खोल दीजिए जो है, तो पूरा संविधान दिख जाएगा। या ये संविधान का दर्पण है जो है, ठीक है। जैसे दर्पण में देखते हैं सब कुछ चेहरा दिखाई दे देता है, वैसे संविधान की प्रस्तावना को जो है देख लीजिए, तो संविधान में आगे क्या क्या बातें कही गई हैं जो है उसकी झलक हमें यहाँ मिल जाती है प्रस्तावना में। मतलब पूरा संविधान जो है प्रस्तावना का ही विस्तार है, विस्तार है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की जाएगी। प्रस्तावना में है कि नहीं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो एक तो सामाजिक न्याय आपको मिल गया कुछ जो है मौलिक अधिकार में, जैसे धर्म, मूल, वंश, छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सब का अंत जो है, ठीक है। और फिर राजनीतिक न्याय, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण से विभेद नहीं किया जाएगा, अपराधों से दोषित, मतलब ये सब जो है राजनीतिक न्याय भी मिल गया। तो उसी का विस्तार हो रहा है कि नहीं? जो प्रस्तावना में दी गई है वो कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसके लिए विधि विधान क्या क्या नियमावली हैं आगे दी गई कि नहीं संविधान में। तो संविधान में जितनी भी आदर्शात्मक बातें लिखी गई हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और क्या है, विचार व्यक्ति विचार अभिव्यक्ति मिल गया कि नहीं? अनुच्छेद 19 में वही प्रस्तावना की बात तो आगे आई ना। प्रस्तावना का ही तो विस्तार है संविधान जो है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता ये भी मिल गई आपको जो है। अवसर लोक नियोजन में अवसर की समता, ये सब मिल गई कि नहीं? और जो शेष बातें हैं उनका उल्लेख जो है, बहुत सारे आदर्शों का उल्लेख जो है नीति निर्देशक तत्वों में है। तो नीति निर्देशक तत्व में जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है मूलतः। मतलब सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। जब आर्टिकल साहब पढ़ेंगे उसके तब देखेंगे, समझेंगे कि ये सामाजिक के लिए है, ये आर्थिक न्याय उपलब्ध करा रहा है जो है, ठीक है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के अवसर मिलने चाहिए, स्त्री और पुरुषों को जीविकोपार्जन के साधन मिलने चाहिए, स्त्री और पुरुषों की आय में असमानता नहीं होनी चाहिए जो है। तो ये सब बातें जो है नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई हैं, जो कल पढ़ाएंगे जो है। तो इससे सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलता है, और मौलिक अधिकार से ज़्यादातर राजनीतिक न्याय की उपलब्ध कराई गई है जो है। तो नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार मिल करके जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की उपलब्ध कराते हैं जो है, ठीक है। और सुशासन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और वेलफेयर स्टेट, तभी जो है स्टेट जो है राज्य कल्याणकारी राज्य जो है, मतलब व्यक्ति के कल्याणकारी करने, तानाशाही राज्य नहीं जो है। स्टेट को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, मतलब कि राज्य के नागरिक खुशहाल रहें जो है, उसमें भेदभाव मनुष्य न रहे, समाज में जो है शुचिता, सद्भाव, संपन्नता, खुशी का माहौल बना रहे जो है। राज्य ऐसा होना चाहिए वेलफेयर स्टेट, मतलब राज्य अपने नागरिकों के कल्याण के लिए अधिकाधिक कार्य करे जो है, अपनी शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य ना करे जो है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब सूखा, मतलब राम राज्य की अवधारणा है। तो जो मौलिक अधिकार और आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो है, जो विधान ये बताए जा रहे हैं जो है, उनका फॉलो किया जाए जो है, तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और ऐसा ही शासन जो है हर देश में होना चाहिए। चलें? सर 1 मिनट है। चलिए कल शुरू करते हैं आगे।